क्या आपको पता है कि धांधली या रिगिंग दुनिया की इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज़ में अभी भी होती है? और इसकी सबसे बड़ी वाज़ह मिसाल ईयर 2000 में यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस हैं जो कि अल गोर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश के दरमियान हुए थे और उसमें धांधली की वजह से जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंट का इलेक्शन जीत गए थे। अस्सलाम एवरीवन, वेलकम टू अनदर सीरीज़ ऑन कन्वर्जिंग डाइवर्जेंस। इस सीरीज़ का टॉपिक है रिगिंग या धांधली। फरवरी 8 को जो पाकिस्तान में इलेक्शंस हुए हैं वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल थे और अब इलेक्शन रिजल्ट्स आने के बाद मज़ीद कंट्रोवर्शियल हो गए हैं और उसमें अपार्ट फ्रॉम एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन ऑलमोस्ट हर पॉलिटिकल पार्टी ने धांधली का इल्ज़ाम लगाया है। ऑब्वियसली अभी ये सब कुछ कोर्ट में चल रहा है, इलेक्शन कमीशन में चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने ये सोचा है कि वाई नॉट टू टेल यू कि हिस्ट्री ऑफ रिगिंग के दुनिया में रिगिंग किस तरह होती रही है, उसकी हिस्ट्री क्या है और पाकिस्तान में इसकी क्या हिस्ट्री है। तो वी विल ट्राई टू डेवलप सम पैटर्न। इस सीरीज़ के 4 एपिसोड्स हैं। पहले एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे ओवरऑल हिस्ट्री के पाकिस्तान में और दुनिया में रिगिंग के हवाले से क्या क्या होता रहा है। दूसरे एपिसोड में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिगिंग के जी किस तरह की धांधलियाँ होती हैं। तीसरे एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान की ओवरऑल हिस्ट्री हर इलेक्शन में किस तरह डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए गए हैं रिगिंग करने के। और चौथे में हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको कुछ बता सकें कि किस तरह रिगिंग प्रूव होती है, क्योंकि धांधली का इल्ज़ाम तो ऑलमोस्ट हर इलेक्शन पे लगा है, लेकिन क्या कोई तरीका है इसको प्रूव करने का या नहीं। सो लेट्स डीप डाइव एंड लुक एट द ओवरव्यू ऑफ रिगिंग। तो रिगिंग का जो आगाज़ है वो दुनिया में बहुत शुरू से हो गया था। जैसे डेमोक्रेसी दुनिया में ईजाद हुई थी वैसे ही रिगिंग भी ईजाद हो गई थी। डेमोक्रेसी ग्रीस में शुरू हुई थी और जैसे ही ग्रीस में जब डेमोक्रेसी शुरू हो गई तो ये नहीं था कि वहाँ पे उस वक्त धांधली नहीं होती थी, धांधली होती थी। और इसमें सबसे बड़ा जो हिस्टोरिकल एविडेंस हमें नज़र आता है वो आता है हाइपरबोलस का। और स्टोरी कुछ यूँ है कि वहाँ पे ग्रीस में एक बहुत कॉमन फिनोमेन था ऑस्ट्रिसिज्म के, जहाँ पे कोई आदमी जो है वो लोगों को पसंद नहीं आता तो उस पर लोग वोटिंग करते थे कि इसे मुल्क बदर करना है या नहीं, उसको ग्रीस से बाहर निकालना है या नहीं। तो लोग वोटिंग करते थे और फिर वोटिंग के बिना पे ये डिसाइड होता था कि इसे मुल्क बदर किया जाए या नहीं। तो वहाँ पे एक आदमी था हाइपरबोलस जो कि काफ़ी फेमस हो गया था, कंट्रोवर्शियल था, लोगों को पसंद नहीं था। तो जो पावरफुल सर्कल्स थे उन्होंने पीछे जाके लोगों को धमकाया और लोगों को फोर्स किया कि वो इसके ख़िलाफ़ वोट दें और फिर हाइपरबोलस के ख़िलाफ़ वोट दिया गया और उसे मुल्क बदर कर दिया गया। और ये बात है 417 BCE की, यानी कि जो ईसवी कैलेंडर जो शुरू होता है उससे भी 417 साल पहले की। तो ये जो धांधली है ये आज की इजाद नहीं है या 100-200 साल पुरानी नहीं, ये बहुत पुरानी है। फिर इसके अलावा जब आप ग्रीस के बाद जो जो सिविलाइजेशन शुरू हुई वो रोमन्स की थी और रोमन एम्पायर बनने से पहले ये एक रोमन रिपब्लिक होता था जहाँ पे एक्चुअली बाकायदा वोटिंग होती थी। ऑब्वियसली जिस तरह वोटिंग आज होती है वैसी नहीं, हर बंदा वोट नहीं डालता था, एक स्पेसिफिक तबके थे जो वोट डालते थे और वहाँ पे 2 पॉलिटिकल ग्रुप्स होते थे जिन्हें ऑप्टीमेट्स और पॉपुलर्स बोलते थे। ऑप्टीमेट्स समझ लें, इनकी हिस्ट्री तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन मैं आपको आसान अल्फाज में बता देता हूँ कि ऑप्टीमेट्स समझें कि जी जो ऊपर तबका, जो एलीट तबका था उसे ऑप्टीमेट्स कह सकते हैं और पॉपुलर जो कि आम आदमी था उन्हें कह सकते हैं। तो वहाँ पे जो सिसेरो था वो एक आदमी था जो कि ऑप्टीमेट्स का को रिप्रेजेंट करता था और उसके ख़िलाफ़ कैटलीन था जो कि पॉपुलर जो आम आदमी को करता था। तो इनकी आपस में जो वोटिंग हुई थी उसमें सिसेरो ने एग्जैक्टली इसी तरह धांधली की थी और फिर कैटलीन को हरा दिया था। और ये बात है जब रोमन जो है एम्पायर नहीं बना था, ये भी तकरीबन 2100 साल पुरानी बात है। तो आप देख रहे हैं कि कितनी पुरानी रिगिंग ईजाद है। और ये रिगिंग का मसला ये है कि जैसे ही लोगों को लगता है कि जी उनके हाथ से पावर निकल जाएगी, लोग उनके हाथ से ताकत ले लेंगे, तो जो पावरफुल सर्कल्स होते हैं उनके अंदर एक हिडन ईवल होता है जो कि उन्हें कहता है कि जी वाई नॉट रिग इट। तो ये हुआ है दुनिया में बार बार। फिर खैर ये जो रोमन रिपब्लिक जब रोमन एम्पायर बन गया और फिर आस्ता आस्ता डेमोक्रेसी जो है वो आस्ता आस्ता दुनिया में ख़त्म होना शुरू हो गई। खैर इंडिया वगैरह में, चाइना में आपको नज़र आता है कि डेमोक्रेसी थी, लेकिन आपको इस तरह कोई वाज़े मिडिवल पीरियड में कोई वाज़े एग्जांपल नज़र नहीं आती जिसमें बहुत बड़ी धांधली हो।
लेकिन फिर जब दोबारा धांधली का दौरा शुरू हुआ यूरोप में स्पेसिफिकली और यूके में, तो वहाँ पे दोबारा आपको केसेस नज़र आ जाते हैं। जैसे ही डेमोक्रेसी ने यहाँ पे ज़ोर पकड़ा, तो और इसकी वाज़े मिसाल जो यूके में आपको बार बार मिलती है, उन्हें कहते थे पॉकेट बोरोज़। और पॉकेट बोरोज़ ये होती थी कि वहाँ पे जो अमीर लोग होते थे वो लोगों को जाके पैसे शैसे दे देते थे और उनको फोर्स करते थे कि वो उन्हें वोट दें, और इस तरह वो इलेक्शन रिग भी कर लिया करते थे। तो ये एक बड़ी नोटोरियस बोरोज़ होती थी जो कि यूके में मशहूर थी कि यार यहाँ पे जो लोग तो आ जाते हैं लेकिन इनके पीछे अवामी ताकत नहीं होती बल्कि पैसा होता है, या कोई उनकी अपनी ताकत होती है। तो ये हिस्ट्री जो है ना वो आपको बार बार नज़र आती रहती है। फिर यूएस में एक बड़ी मिसाल 1877 के इलेक्शंस की है, जिसे कॉम्प्रोमाइज़ ऑफ 1877 भी बोलते हैं। वो एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी। और यूएस जो कि एक बड़ी इस्टेब्लिश डेमोक्रेसी है, वहाँ पे अभी रिसेंटली जो 2000 यानी कि आज से 24 साल पहले दो आदमी यानी कि अल गोर और जॉर्ज डब्ल्यू बुश का आपस में मुकाबला हुआ था, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था। ये काफ़ी क्लोज फाइट थी। और इस तरह वहाँ के उनके बाकी सारी स्टेट्स के इलेक्शन जब रिजल्ट अनाउंस हो गए तो पता चला कि अब सिर्फ फ्लोरिडा के इलेक्शन जो हैं वो डिसाइड करेंगे कौन प्रेसिडेंट बनता है। और उस वक्त उनकी जो बैलेट्स थे जिस पे वोट डाले गए थे वो थोड़े डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन हुए थे, तो वो ऑटोमेटेड वे में वो काउंट नहीं हो सकते थे, तो उन्हें मैनुअल काउंट करना था। तो फ्लोरिडा के कोर्ट में जब ये बात की तो फ्लोरिडा ने कहा कि जी आप इनको मैनुअली काउंट कर सकते हैं। तो उसके बाद बात सुप्रीम कोर्ट में चली गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप इन्हें मैनुअल काउंट नहीं करेंगे, जिस तरह ऑटोमेटिक काउंट हुई है उसी तरह ही काउंटिंग रहेगी। और उसके मुताबिक जो है जो जॉर्ज बुश है वो जीत गया था। हालांकि बहुत से लोग समझते हैं कि अगर मैनुअल काउंटिंग होती तो अल गोर फ्लोरिडा जीत जाता और फिर वो प्रेसिडेंट भी बन जाता। और वो जो कोर्ट डिसीजन था वो मुझे याद है कि वो 5-4 के फ़र्क से आया था, यानी कि 5 जजेस ने कहा था कि मैनुअल काउंटिंग नहीं होनी चाहिए और 4 ने कहा था होनी चाहिए। और वो 5 जजेस कौन थे जिन्होंने कहा था? वो थे जिनको रिपब्लिकन्स ने लगाया था सुप्रीम कोर्ट में, और रिपब्लिकन्स के ही हक में फिर फैसला गया था। ऑन द अदर हैंड जो 4 जिन्होंने अल गोर के हक में फैसला दिया था कि जी मैनुअल काउंट होनी चाहिए, उन 4 में से 2 तो बिल क्लिंटन जो कि डेमोक्रेट था, या अल गोर जिसका वाइस प्रेसिडेंट भी था उसने लगाए थे, और 2 और जो थे वो भी लिबरल थे। तो बड़ा जो जो कोर्ट डिसीजन आया था वो बड़ा पॉलिटिकल लाइंस पे आया था, ना कि कौन क्या चीज़ सही होनी चाहिए, क्या चीज़ गलत होनी चाहिए। तो हम लोग जब समझते हैं ना कि इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज शायद उनमें डेमोक्रेसी बड़ी फुल प्रूफ है, ऐसा है नहीं। और ये ईयर 2000 में तो बड़ी कंट्रोवर्शियल डिसीजन आया था। और वैसे भी जो जो कोर्ट सिस्टम होता है दुनिया का, वो एक होता है इंक्विजिशनल सिस्टम और एक होता है एडवर्सरियल। कि इंक्विजिशनल होता है कि आप इंक्वायरी करके पता लगाएं कि सच क्या है, और दूसरा होता है एडवर्सरियल कि 2 आदमी आपस में डिबेट करते हैं और जिनके आर्ग्यूमेंट्स भारी होते हैं वो जीत जाते हैं। तो जो हमारा जो सिस्टम होता है उसमें ये होता है कि एक पार्टी वर्सेस सेकंड पार्टी वो अपने आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, और को जो जज होता है वो डिसाइड करता है कि किसके आर्ग्यूमेंट्स ज़्यादा भारी हैं और उसके मुताबिक डिसीजन देता है। तो हम जो समझते हैं ना कि जो कोर्ट है वो शायद आपको इंसाफ देता है, नहीं। कोर्ट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे वो चीज़ कही जाती है जिसके आर्ग्यूमेंट ज़्यादा भारी होते हैं। अब आर्ग्यूमेंट्स भारी होना और हकीकत या इंसाफ या सच्चाई होना, ये 2 डिफरेंट चीज़ें हैं। हम समझते हैं कि जी जिसके जो सच पे है उसके दलाइल भी ज़्यादा सच होते हैं, नहीं। बहुत ज़्यादा दुनिया में ऐसे लॉयर्स हैं जो बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो सच ही बोल रहे हों। तो यहाँ पे ये बड़ा मुझे याद है केस जो ईयर 2000 में हुआ था। मैं काफ़ी यंग था, लेकिन मुझे याद है कि मैंने पूरा ये केस जो है वो CNN पे बैठ के देखा था कि क्या हुआ। तो खैर ये है दुनिया में जो रिगिंग हुई है, और रिगिंग के एपिसोड्स आपको हमेशा नज़र आते भी रहेंगे। ऑब्वियसली द लेवल ऑफ रिगिंग इज़ नॉट द सेम। बड़ी बारीक वारदातें होती हैं जहाँ पे जो इस्टेब्लिश डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे बड़ा मुश्किल होता है। अभी बल्कि जब इलेक्शन हारा था तो उसने भी धांधली का इल्ज़ाम लगाया, तो वो अलग बात है कि वो कभी प्रूव नहीं कर सका कि रिगिंग हुई थी या नहीं जब वो पिछला इलेक्शन जो बाइडन से हारा था। खैर ये है दुनिया में। अब हम देखते हैं कि पाकिस्तान में रिगिंग की क्या हालात हैं। तो पाकिस्तान में जो ये खिता है इसमें सबसे पहले जो नज़र आता है कि जो इलेक्शन हुए थे वो 1937 में हुए थे, और वो 1935 का जो एक्ट था उसके मुताबिक इलेक्शन हुए थे। और वो बल्कि रिलेटिवली नहीं, काफ़ी ज़्यादा साफ थे, किसी ने उसके ऊपर उंगलियां ख़ास नहीं उठाई थी। और फिर इसके बाद उसी एक्ट के तहत 1945 में भी इलेक्शंस हुए थे। तो इन दोनों इलेक्शन जो कि ब्रिटिशर्स ने करवाए थे इस पर ख़ास उंगली नहीं उठी थी, लेकिन उसमें ऑब्वियसली
वन मैन वन वोट नहीं था, हर आदमी वोट नहीं डालता था, उसमें स्पेसिफिक क्राइटेरियाज थे, उन्होंने डिफाइन किए हुए थे कि कौन कौन वोट डाल सकता है। लेकिन उन पे आज तक किसी ने उंगली नहीं उठाई कि जी रिग हुए थे या ब्रिटिशर्स किसी का साथ दे रहे थे। उसमें लोगों ने कहा था कि ये इलेक्शंस ठीक हुए हैं। 1937 का तो इलेक्शन बल्कि मुस्लिम लीग हार गई थी, 1945 की जीती थी। फिर पाकिस्तान बनने के बाद जब आप देखते हैं तो आपको नज़र आता है जो पहला इलेक्शन हुआ था 1954 में हुआ था, जो कि बंगाल प्रोविंशियल असेंबली का हुआ था, और वो भी वन मैन वन वोट पे नहीं हुआ था। लेकिन उसमें भी मुस्लिम लीग बहुत बुरे तरीके से हारी थी, और वो काफ़ी काफ़ी क्लीन माना जाता है कि वहाँ पे धांधली एज सच नहीं हुई थी, और उसी वजह से शायद अगर धांधली होती उसमें तो शायद मार्शल लॉ भी ना लगता। लेकिन वो एक पहला एक इलेक्शन था जिसमें जो पावर सर्कल से उनको नज़र आ गया कि जी धांधली करना बड़ा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ना की गई तो अवाम जो है वो उन लोगों को पसंद नहीं करती जिनको जिनको इस्टेब्लिशमेंट या ताकतवर हल्के पसंद करते हैं। तो खैर लोग ज़्यादातर कहते हैं कि 1970 के इलेक्शन सबसे ज़्यादा क्लीन हुए थे। बंगाल की जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको नज़र आता है कि नहीं, 1970 में काफ़ी ज़्यादा प्री पोल रिगिंग हुई थी, तो उन्हें साफ नहीं कहा जा सकता। 1954 के इलेक्शंस को अलबत्ता आप साफ कह सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो वन मैन वन वोट के हिसाब से नहीं होते तो लाइक फॉर लाइक कंपैरिजन नहीं है। फिर इसके अलावा 1970 के इलेक्शन, 1977 के जो इलेक्शंस हैं वो एक वाहिद इलेक्शंस हैं जो कि एक्चुअली सारी पार्टीज़ मान गई थी। इवन जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं वो भी मान गए थे दोबारा इलेक्शन में जाने के लिए, क्योंकि वो इतने रिग हुए थे। और इससे पहले कि दोबारा इलेक्शन की डेट आती और अनाउंसमेंट होती, ज़िया-उल-हक का मार्शल लॉ आ गया था। तो हमारी हिस्ट्री ऐसी भी रही है कि इतने कंट्रोवर्शियल इलेक्शन यहाँ पे हो चुके हैं कि लोग री इलेक्शन की तरफ जाना चाहते थे और उसके नतीजे में मार्शल लॉ आ गया। तो हमारी हिस्ट्री में ये हुआ है। फिर इसके अलावा आप जब वेज ऑफ रिगिंग देखते हैं तो आपको नज़र आता है कि हर दफ़ा कोई नया तरीका अपनाया जाता है रिगिंग करने का, लेकिन रिगिंग होती है और हम लोग काफ़ी इनोवेटिव वेज निकाल लेते हैं कि रिगिंग किस तरह करनी है। और वो जब मैं इंडिविजुअल इलेक्शंस को डिस्कस करूँगा तो मैं आपको बताऊँगा भी कि किस तरह वारदातें डाली जाती हैं इलेक्शन रिग करने की। एक जो बड़ी बड़ी कॉमन चीज़ जो कि हमें समझने वाली है लेकिन हम लोग एनालाइज नहीं करते, वो ये है कि पाकिस्तान में हमेशा जब ये इलेक्शन हुआ है वो रिग हुए, लेकिन मैंडेट चोरी नहीं हुए। हर दफ़ा रिगिंग होती है, लेकिन आखिरकार वही बंदा हुकूमत बनाता है जिसको मैंडेट मिला होता है, जिसको लोगों ने वोट दिया होते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वाज़ेह एग्जांपल जो है 1988 के इलेक्शंस हैं, कि 1988 के इलेक्शंस बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ रिग हुए थे। उनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने देना मकसूद था, लेकिन वो फिर भी उन्होंने इतने ज़्यादा उनको वोट पड़े कि उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। तो मैंडेट उन्हीं का था। आप ये तो कह सकते हैं कि उनको सीटें कम कर दी गई, लेकिन हुकूमत फिर भी उन्होंने ही बनाई थी। तो पाकिस्तान में हमेशा उसी ने ही हुकूमत बनाई है जिसके पास मैंडेट था, सवाई एक इलेक्शन के, और वो थे 1970 के, जहाँ पे मैंडेट मिला था मुजीबुर रहमान को, अवामी लीग को। और उनका मैंडेट उनको कहता था कि जी वो हुकूमत बनाए, लेकिन उन्हें हुकूमत बनाने नहीं दी गई थी, जिसकी वजह से फिर बांग्लादेश अलहदा हो गया था। तो हमारे यहाँ ये दो कड़वी सच्चाइयाँ हम जो भूल जाते हैं वो ये कि नंबर एक, कि अगर इलेक्शन आप इतना ज़्यादा रिग कर दें तो मार्शल लॉ भी आ सकता है और इलेक्शन नल एंड वॉइड भी हो सकते हैं, पूरी डेमोक्रेसी जो है वो सेट असाइड हो सकती है। और दूसरे नंबर पे कि अगर किसी का मैंडेट हो और आप उस मैंडेट को रिस्पेक्ट ना करें तो मुल्क भी टूट सकता है। और 2024 के इलेक्शन में जिस तरह नज़र आ रहा है कि मैंडेट पीटीआई को मिला है और शायद उन्हें हुकूमत ना बनानी दी जाए, तो इसके बड़े कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। और ऑब्वियसली जो पावर सर्कल्स होते हैं वो ये समझते हैं कि जी लाठी से लोगों को हाँक सकते हैं, ताकत के बलबूते पे लोगों को चुप करवाया जा सकता है। हकीकत यह है कि जो सोसाइटीज़ होती हैं उनके जो डायनामिक्स होते हैं वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, वो 2+2 के तरीके से नहीं चलते। इंसानी माइंड जो है वो बहुत डिफरेंट एक्ट करता है। और 1970 में किसी ने नहीं सोचा था कि जब उनकी हुकूमत नहीं बनाने दी जाएगी तो वो एक्चुअली मुल्क ही दो टुकड़े हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में जो पावर सर्कल्स हैं उनको ये अपनी हिस्ट्री भूलनी नहीं चाहिए, लेकिन हमारे पावर सर्कल्स ने बार बार हमें ये भी बताया हुआ है कि जी वो हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखते, दे नेवर लर्न फ्रॉम हिस्ट्री। और उनसे अक्लमंदी एक्सपेक्ट करना ऐसे ही है जिस तरह आप सहरा में पानी ढूंढ रहे हो। तो आई होप कि ये एक एक जो ब्रीफ ओवरव्यू मैंने आपको दिया है, इट गिव्स यू द अंडरस्टैंडिंग कि जी जो रिगिंग है
वो होती रही है, उसकी एक्सटेंट डिफरेंट होती है, लेकिन रिगिंग होती है। और पाकिस्तान में रिगिंग के काफ़ी तलख नताइज भी निकले हैं। अब हम अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ रिगिंग, और फिर वहाँ से आगे आपको बताने की कोशिश करेंगे कि रिगिंग के क्या सॉल्यूशंस निकल सकते हैं और इसकी हिस्ट्री क्या रही है।